राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपने अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूँ ऋचा। साथियों, ये जो आप प्रश्न श्रृंखला देख रहे हैं यहाँ पर, ये बीएड द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं और उनके जो अब नज़दीक में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है क्योंकि मेरे से बहुत से बच्चों ने ऐसे ने कहा था जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया परंतु वो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम है और वो दूर भी रहते हैं और उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर वो एग्ज़ाम देंगे तो कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी ना नोट्स हैं ना कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर उन्हीं के समाधान को निकाला है मैंने उन्हीं के लिए कि वो इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकते हैं, नोटबुक में उतार सकते हैं, या जो भी डायरी है उनमें उसमें उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर उनको पूरी तरह से एक ये फ़ायदा होने वाला है कि इन्हीं प्रश्नों में से उनके 100% जो क्वेश्चन आएंगे तो वो यहाँ से अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले भी आपको इसकी जो पहला हमारा पेपर था उसकी मैंने आपको 3 वीडियोस दी हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आज जो हमारी ये वीडियो है ये बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र से है। जैसा कि आप ये ऊपर देख भी रहे हैं, यहाँ पर बीएड द्वितीय वर्ष है, यानी सेकेंड ईयर के जो छात्र छात्राएँ हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका ये सेकेंड पेपर है। फर्स्ट पेपर की मैं 3 वीडियोज़ बना चुकी हूँ। 3 वीडियो इसलिए बनी थी क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स थी, तो वहाँ पर उसको एक यूनिट में रखना पॉसिबल नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनती है तो यहाँ पर मैं इसको 2 वीडियो में रखूँगी और कोशिश करती हूँ कि 2 ही वीडियो बने, और अगर 3 बनानी पड़ी तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि हमारी कितनी बड़ी वीडियो ये तैयार होती है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि यदि आपके काम की ये वीडियो है तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके काम की नहीं है और आपके ऐसे किसी परिचित के जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ पर इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दें ताकि वो भी इन सभी प्रश्नों को उतार सकें, वंचित ना रह पाएँ। तीसरी बात ये कहूँगी कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको किसी भी हायर एजुकेशन से संबंधित कोई जानकारी लेनी है या कोई भी समस्या है बीएड से, एमएड से, पीएचडी से, नेट से, या टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट इत्यादि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर अगर आपको कोई भी परेशानी है और उसका कोई समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो नंबर ऐसा है, आप उसको नोट कर लीजिए। नंबर है 9760529776। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। तो वहाँ मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। ठीक है, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये बीएड द्वितीय वर्ष का है और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी कि पहले प्रश्न पत्र की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये आज यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न पत्र आ रहा है। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो इस तरीके से है। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि वैसे तो कोशिश की गई है कि साफ साफ आए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं सब शब्द साफ दिखाई देता, तो मैं यहाँ पर बोल करके बता रही हूँ, तो आप उसको अच्छे से सुन लीजिएगा और उतार लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो काफ़ी टिपिकल हैं, तो नहीं समझ में आता उनका अर्थ, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में चाहे मेरे व्हाट्सएप पर। तो चलिए अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आकलन एवं मूल्यांकन पहली यूनिट है ये हमारी, और इसका जो टाइटल है वो है आकलन एवं मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो हमारा ये देखा है कि ये पिछली साल यानी 2020 में ही ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं वह कहलाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है, मूल्यांकन। तो आंसर आता है ए। आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है, यहाँ पर ऑप्शन बी है, संक्षिप्त, यानी आकलन जो है वो मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर है। सी हमारा आता है यहाँ पर, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यहाँ है इरविन का, इरविन,
तो ऑप्शन ए आंसर है। आकलन का प्रकार है तो यहाँ पर डी बताया है, तो यहाँ पे तीनों हमें देखने होंगे, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, फॉर्मेटिव आकलन। तो ये तीनों इसके अंदर आते हैं, तो आंसर होता है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 5, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा अपने शैक्षणिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है यहाँ पर ऑप्शन ए, होबा एवं फ्रीड का। होबा एवं फ्रीड का, तो आंसर ए। आकलन की विशेषता है तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर के रूप में है, तो हमें तीनों पढ़ने होंगे। पहला है मानवीकरण, दूसरा है व्यावहारिकता और तीसरा है उपयोगिता। तो आकलन की जो विशेषता है वो मानवीकरण भी है, वो व्यावहारिकता भी है और उपयोगिता भी है, तो ये तीनों आती है, तो आंसर हो गया डी। आकलन का क्षेत्र है, इसमें भी उपयुक्त सभी, जैसे शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, गुणवत्ता का निर्धारण करने में और अनुसंधान करने में, तो ये तीनों इसमें आने हैं, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि अब इसमें आंसर डी दे रखा है और वो है आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं तथा अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक भी प्राप्त करते हैं, तो आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा है, प्रोफेसर एस के दुबे ने। ये प्रोफेसर एस के दुबे ने ये परिभाषा दी है, तो आंसर है बी। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो ऑप्शन सी दे रखा है, प्रेरणा के लिए, यानी कि प्रेरणा के लिए अधिगम में आकलन आवश्यक होता है। क्वेश्चन अगला है, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, जैसे प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता और शिक्षण समायोजन, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी आता है आंसर के रूप में। शिक्षक छात्रों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है, इसके सिवाय ए। अब यहाँ पर छात्रों की आवश्यकता, यानी छात्रों की आवश्यकताओं के सिवाय सीखने के लिए आकलन जो है वो यहाँ पर छात्रों की आवश्यकता है, ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। आकलन का पैमाना है, तो यहाँ पर आंसर आता है डी, नामित मापन, क्रमित मापन और अंतराल मापन, तो ये तीनों इसमें आते हैं, तो आंसर हो गया डी। आकलन की विशेषता है, इसमें भी डी दे रखा है, तो विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, ये तीनों इसमें आते हैं, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो इसमें आंसर दे रखा है डी, यानी कि अनुपात स्तर। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, तो आंसर है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर सम अंतराल मापनी का, तो आंसर हो गया इसमें बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो आंसर बी दे रखा है, अनुपात मापनी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हो गया बी, क्रमिक मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, तो आंसर है इसमें बी। अच्छा, कुछ प्रश्न यहाँ पर 2020 में जो दे रखे हैं, अगर आप ये सोचें कि ये पहले आ चुके हैं तो अब नहीं आएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है, यहाँ पर रिपीट कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप उनको भी अच्छे से देखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है, तो यहाँ पर आंसर ए आता है, श्रीमती आर के शर्मा ने, तो यहाँ पर हो गया ए ऑप्शन। फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है
और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह खाली स्थान छोड़ दिया डैश की ओर संकेत करता है। तो आंसर इसमें ए, यानी सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, ऑप्शन ए हमारा आंसर आता है। मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी दे रखा है, तो इसमें तीनों को देखना होगा। मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीय विकसित परीक्षण के द्वारा प्रशासन द्वारा, तीसरा है प्रेक्षण। तो यहाँ पर तीनों आते हैं, तो आंसर हो गया डी। सहकर्मी आकलन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर है, सहकर्मी निष्पादन का आकलन, तो आंसर सी। अगला क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर आता है गुड्स। किसने कहा है? मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। तो यहाँ पर आंसर आता है ए, जेपी गिलफर्ड, आंसर ए। मापन की भूमिका है, तो यहाँ पर सभी बताया है ऑप्शन डी के रूप में, तो हमें तीनों को देखना होगा। वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना और नियमानुसार संख्या प्रदान करना, तो ये तीनों इसमें आने हैं, तो आंसर हो गया डी। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा है? तो यहाँ पर आंसर आता है सी, कोठारी कमीशन ने, तो आंसर सी। मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आता है ऑप्शन डी आंसर, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना, आंसर है। मूल्यांकन होता है, ऑप्शन सी आंसर, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन, अंतराल मापनी का उदाहरण है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी बताया है, तो वर्ष भी है इसमें, महीना भी है इसमें और सप्ताह भी है, तो ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, तो यहाँ पर आंसर है इसका डी, अनुपात स्तर में। आकलन का परिमाणात्मक उपकरण है, तो यहाँ पर सभी बताया है, परीक्षा, मापनी और निर्धारण मापनी, तो तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। सबसे उच्च स्तर का मापन पैमाना माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर है, अनुपात मापन। इप्सेटिव मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन आता है रेमंड कैटेल ने। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर है, एस एस स्टीवेंस, आंसर है एस एस स्टीवेंस, ऑप्शन ए। यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है, आंसर ए। मापन की विशेषता है, यहाँ पर सभी बताया है, तो आंकिक स्वरूप, वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार और निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव, तो आंसर तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। मापन का प्रकार है, तो यहाँ पर सभी बताए हैं, जैसे कि मानसिक या सामान्यकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन, इप्सेटिव मापन, तो ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए है, मानसिक या सामान्यीकरण मापन, तो आंसर ए। जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन सी, इप्सेटिव मापन, आंसर सी। जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को कहा जाता है, ऑप्शन सी, इप्सेटिव मापन, ऑप्शन सी। इप्सेटिव मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर बी है, रेमंड कैटेल ने, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, मापन का कार्य है, यहाँ पर सभी बताया है, भविष्यवाणी करना, तुलना करना और आविष्कार करना, ये तीनों आएंगे, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर डी। शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है प्रवेश हेतु, वर्गीकरण हेतु और तुलना हेतु, तो ये तीनों आएंगे, तो आंसर डी। मापन का महत्व है, तो यहाँ पर शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन में, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार में, छात्रों की योग्यता एवं कुशलताओं की जांच में, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर डी। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना, तो आंसर सी। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, तो यह कथन किसका है? तो यह है डांडेकर, आंसर ए।
मूल्यांकन की विशेषता है तो यहाँ पर डी है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम परिणामों को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है और यह व्यापक प्रत्यय है। तो ये तीनों इसमें आएंगे तो आंसर हो गया डी। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? तो वो ज्ञान भी आता है, बोध भी आता है और सूचना भी आती है। तो ये तीनों आने तो आंसर डी। मूल्यांकन का कार्य है छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण व्यूह रचना का विकास कराना, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना। तो आंसर हो गया डी सभी। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना और व्यावहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। तो ये तीनों आने हैं इसमें तो आंसर हो गया डी। मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व है तो यहाँ पर डी है, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, मूल्यांकन पुनर्वलन के रूप में कार्य करना। तो ये तीनों इसमें आने हैं तो आंसर हो गया डी। आकलन के कुल पैमाने हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा 4, ऑप्शन सी। आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना है वो है नामित मापन, आंसर ए। आकलन उपकरण को बनाने वाले घटक हैं तो यहाँ पर संदर्भ एवं आकलन की शर्तें, छात्र को प्रशासित किया जाने वाला कार्य, छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की रूपरेखा। तो ये तीनों इसमें आने हैं तो आंसर हो गया डी। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए तो यहाँ पर है सी, आंसर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? तो वो है यहाँ पर संकलनात्मक मूल्यांकन, आंसर बी। विज्ञान में मूल्यांकन यहाँ पर डी आंसर है, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो आंसर है डी। मूल्यांकन अनुरूप है तो यहाँ पर विधि के, तो यहाँ पर आंसर सी। मूल्यांकन के प्रकार हैं तो वो ए और बी दोनों बताए हैं जो कि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों इसमें आते हैं। तो आंसर इसमें सी हो गया। परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है तो यहाँ पर हमारा डी है। तो मौखिक परीक्षा भी है, लिखित परीक्षा भी है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी है। तो तीनों आएंगी तो ऑप्शन डी आंसर। परिमाणात्मक मूल्यांकन में नापते हैं, यहाँ पर आंसर ए है, आंकिक चीज़ों को। तो आंसर हो गया ए। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन सी आंसर 1960 यानी 1960 के बाद। यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। तो आंसर इसका है ए एडम्स। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो आंसर हो गया सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, आंसर सी। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य भी है, अधिगम अनुभव भी है और व्यवहार परिवर्तन भी है। तो तीनों आएंगे तो आंसर हो जाएगा डी। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो आंसर रूप में से आता है बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो आंसर बी। मूल्यांकन का उद्देश्य है तो आंसर है निर्णय, ऑप्शन सी आंसर। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन डी। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर आंसर बी बताया गया है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, आंसर बी। सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है तो आंसर बी इसमें आता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो यहाँ पर आंसर आता है इसका बी। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो आंसर है मानक। बाकी के सब प्रकार इसमें मूल्यांकन के प्रकार होते हैं परंतु मानक इसका प्रकार नहीं होता है। तो आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो आंसर है सी, शिक्षण अनुभव। तापमान का मापन उदाहरण है तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, अंतराल। घड़ी का समय उदाहरण है अंतराल मापनी, आंसर सी। रो यानी RHO ब्रैकेट में है का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? तो वो होता है क्रमिक, आंसर है बी। संरचनात्मक मूल्यांकन होता है तो आंसर है सी,
प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, तो ऑप्शन सी। मूल्यांकन से अभिप्राय है, आंसर सी है। छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन, तो आंसर सी। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी, तो आंसर सी। मूल्यांकन का उद्देश्य है, आंसर सी, अधिगम की कठिनाई तथा समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, आंसर सी। कक्षा नायक यानी कि उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो आंसर आता है यहाँ पर डी, संकलित मूल्यांकन, ऑप्शन डी। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसने कहा है? कोठारी आयोग ने, तो यहाँ पर आंसर बी। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो यहाँ पर छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर डी। सभी अंक गणितीय संक्रियाएं किस मापन में की जाती हैं? तो आंसर है अनुपात मापन में, तो आंसर डी। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? तो वो है छात्रों में एकता बनाना, आंसर ए। मूल्यांकन का कार्य है शिक्षक द्वारा शिक्षक छात्र के व्यक्तिगत के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो यहाँ पर परिमाणात्मक, निदानात्मक और गुणात्मक, तो यहाँ पर ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। मूल्यांकन का प्रकार है, तो वो है लिखित, मौखिक और साक्षात्कार, तो ये तीनों तरह से मूल्यांकन किया जाता है, तो आंसर हो गया डी। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? तो वो है 1920 में, ऑप्शन ए आंसर। मूल्यांकन शिक्षक तथा छात्रों दोनों हेतु किस प्रकार का कार्य करता है? तो वो है पुनर्बलन का, तो ऑप्शन ए आंसर। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी, तो आंसर है मेहरोत्रा समिति द्वारा, तो आंसर सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है, तो वो है सी, ऑप्शन आंसर, निदानात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यह कथन है गुड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर है गुड्स। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन परस्पर संबंधित है, आंसर ए। मापन एवं मूल्यांकन में समानता है, तो यहाँ पर आंसर है डी, यानी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में, दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ में और बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य में, तो तीनों आने हैं इसमें, तो आंसर हो गया डी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर है, अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से, तो आंसर हो गया डी। इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? तो आंसर है मूल्यांकन, यानी ऑप्शन ए। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर पटेल का, तो ऑप्शन बी इसमें आंसर है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, तो यह कथन कहा है डांडेकर का, यह कथन जो है वो डांडेकर का है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो वो आंसर आता है डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, आंसर है इसमें डी। तो ये पहली यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है, उसमें 100 हमारे ये क्वेश्चन थे। अब हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो सेकंड यूनिट है हमारी, उसका जो टाइटल है वो है आकलन उपकरण की रचना। इसका पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? तो आंसर आता है इसमें कठिनाई, आंसर डी। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है, तो ऑप्शन है ए, विश्वसनीय। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? तो आंसर है क्रियात्मक पक्ष, आंसर सी। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया जाता है, आंसर ए है B.S. ब्लूम द्वारा, तो आंसर ए। व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है, उसे बनाकर यहाँ पर आंसर के रूप में हम देखते हैं, तो वो है ए, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। 6 नंबर पर है, परिवर्त्य त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक, वो है वस्तुनिष्ठ बनाकर, आंसर है इसका सी। क्रियासूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है, आंसर है इसमें बोध में, आंसर बी।
किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? तो आंसर है सी, ए और बी, यानी संरचनात्मक और असंरचनात्मक दोनों आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, आंसर है मानव व्यवहार को, आंसर ए। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो वो है B.S. ब्लूम, आंसर है ए। अच्छे मापन उपकरण यानी कि परीक्षण की कसौटी है उसकी, तो यहाँ पर वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता है, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष है, आंसर है भाव प्रकाशन में असमर्थता, आंसर है सी। एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यावहारिक कसौटी है वो है उपयोगिता, आंसर है ए। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन है यहाँ पर गुडे एवं हार्ट का, गुडे एवं हार्ट, आंसर ए। परीक्षा प्रविधि है, तो यहाँ पर है मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, ये तीनों इसमें आनी है, तो आंसर हो गया डी। आकलन का गुणात्मक उपकरण है, तो यहाँ पर समाजमिति, प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये तीनों आने हैं, तो आंसर हो गया डी। निर्धारण मापनी का प्रकार है, तो आंसर है आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफीय निर्धारण मापनी, मानक निर्धारण मापनी, तो आंसर हो जाएगा डी। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल है शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, ये तीनों इसमें आने हैं, तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। उपकरणों के वर्गीकरण का आधार है, तो यहाँ पर है दो, आंसर है दो, ऑप्शन ए। परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल है, आंसर डी है, तो परीक्षा भी है, मापनी भी है और निर्धारण मापनी, तो तीनों आने, तो आंसर डी। गुणात्मक उपकरणों में शामिल है समाजमिति, प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये अभी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर हो गया उपरोक्त सभी डी। परीक्षा के लिए प्रविधि का प्रयोग होता है मौखिक, प्रायोगिक और लिखित, तो यहाँ पर आंसर है डी। एक मापनी मापन की वह युक्ति है जिसमें उद्दीपक वस्तु की तुलना एक प्रमाणिक सेट से करके अंक या गणितीय मूल्य दिए जाते हैं, तो उद्दीपक वस्तु के परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन किसका है? इंग्लिश एवं इंग्लिश का, आंसर हो गया ए। मापनी की उपयोगिता है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से और गुणात्मक तथ्यों के गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तन की दृष्टि से, तो ये तीनों आने हैं, तो आंसर हो गया डी। सभी विज्ञान किसी प्रकार अधिकतम परिशुद्धता की दिशा में बढ़ते हैं। इसके अनेक रूप होते हैं, लेकिन इसका एक आधारभूत रूप क्रमबद्ध श्रेणियों की माप है, यह कथन है गुडे एवं हार्ट का, तो आंसर हो गया ए। निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, यह कथन है बेस्ट का, आंसर ए। प्रश्नावली का प्रकार है प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्रात्मक प्रश्नावली, तो ये तीनों आने हैं, तो आंसर हो गया इसका डी। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन है यहाँ पर गुडे एवं हार्ट का, तो आंसर हो गया ए। साक्षात्कार का आधार है, तो यहाँ पर है संरचना का आधार, औपचारिकता का आधार और उद्देश्यों का आधार, तो तीनों आने हैं, तो आंसर हो गया डी। अनुसूची का प्रकार है, तो वो है अवलोकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची, तो आंसर हो गया डी। पी.वी. यंग ने अनुसूची के प्रकार बताए हैं, तो वो है ऑप्शन डी 7 है। निरीक्षण का प्रकार है ए और बी दोनों, यानी कि नियंत्रित निरीक्षण और स्वाभाविक निरीक्षण, तो आंसर हो गया सी। आकलन उपकरण की कितनी कसौटियां हैं? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 2। आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी है मानकीकरण, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, तो ये तीनों आएंगे इसमें, तो आंसर हो गया डी। आकलन उपकरण की व्यावहारिक कसौटी है उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता और उपयोगिता, तीनों आने हैं, तो आंसर डी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के पद की विशेषता है नमूनाकरण, व्यक्तिनिष्ठता का व्यक्तिनिष्ठता का अभाव और विश्वसनीयता, तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। अमानकीकृत पद का प्रकार है, आंसर है ए और बी दोनों, जो प्रत्यास्मरण पद और प्रत्याभिज्ञान पद, तो आंसर ए और बी दोनों इसमें आने हैं, तो हमारा आंसर हो गया सी।
ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया है? तो आंसर आता है बी, 3 इसके अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो यहाँ पर आता है हमारा 6 भागों में। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो वो है 6 भागों में। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो वो है 6 भागों में। RCEM उपागम का विकास किया गया है, तो वो है ऑप्शन सी आंसर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो वो है निबंधात्मक परीक्षण पद, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? तो यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, समस्या कौशलों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना। तो तीनों आएंगे इसमें, तो आंसर हो गया डी। खुले प्रश्न सामान्यतः यहाँ पर आंसर सी है, निबंधात्मक प्रकार के हैं, आंसर है सी। भावात्मक पक्ष का संबंध है प्रशंसा से, आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? तो यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पीय प्रकार के पद और सही मेल पद। तो आंसर हो गया इसमें डी। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो वो शैक्षिक उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर और प्रश्नों के प्रकार पर। तो ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। पद विश्लेषण किया जाता है अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु। तो आंसर है इसमें ए। मापने की उपयोगिता है वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से, अधिक सूक्ष्मता या निश्चितता की दृष्टि से। तो आंसर आता है इसमें डी। निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन है यहाँ पर बेस्ट का, आंसर है ए। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है निरीक्षण, ऑप्शन बी। प्रश्नावली सूची संबंधित है, तो वो है ऑप्शन ए, परिप्रेक्षा आकार से, आंसर ए। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, आंसर है पहाड़े, गिनती और कविता। ये 3 है यहाँ पर आंसर, तो इसका उपयुक्त तो सभी यानी आंसर डी। प्रश्नावली होती है 4 प्रकार की, आंसर सी। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है यहाँ पर आंसर ए, वैज्ञानिक। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है आत्मनिर्धारण विधि, आंसर डी। साक्षात्कार संबंधित है अनुसूची से, तो आंसर बी। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? वो होता है ऑप्शन बी, प्रतिबंधित। निर्धारण मापनी है द्विध्रुवीय, यहाँ पर आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, तो वो है यहाँ पर 3RS, आंसर ए। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की खाली स्थान है योग्यता का आकलन करते हैं, तो वो उत्तर ए है हमारा, सही उत्तर की पहचान करने, आंसर ए। रचनात्मक उत्तर के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, आंसर ए। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं अनस्तसी, आंसर डी। निम्नलिखित में कौन परीक्षण नहीं है? तो वो है प्रेक्षण, आंसर सी। कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? तो वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, अवलोकन। परीक्षण योग्यता निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। यह कथन है यहाँ पर CV गुड, आंसर ए। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध, आंसर ए। पूर्व निश्चित आधार है मानक, आंसर बी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर का निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह कथन किसका है? तो यह आंसर है ए, क्रोनबैक, आंसर ए। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं 2, आंसर ए। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, आंसर
ए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? आंसर ए, जब कठिनाई मूल्य 50 हो। आंसर ए। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। आंसर ए, सही उत्तर की पहचान करने। तो आंसर ए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष है, तो यहाँ पर आंसर आता है डी, भाव प्रदर्शन की असमर्थता। निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो आंसर डी है, मित व्ययता। मित व्ययता। ज्ञानात्मक पक्ष है, यहाँ पर ए और बी दोनों बताए हैं, तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आएंगे, तो आंसर सी। बोध का आधार होता है, आंसर डी इसमें सभी, तो अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और अलौकिक, ये तीनों इसमें आने हैं, तो आंसर डी। मनोक्रियात्मक उद्देश्य की टैक्सोनॉमी, मनोक्रियात्मक उद्देश्य की टैक्सोनॉमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया? तो वो आंसर डी है, सिम्पसन। आंसर है डी। एक को अनेक करना क्या है? वो है आंसर डी, विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? आंसर है बी, बोध। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन है ऑप्शन ए, आई के डेविस। आंसर ए। व्याख्या एवं निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है? आंसर बी, बोध। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, आंसर ए, आग्रहण। आग्रहण। ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए, अधिग्राहता। अधिग्राहता। किसने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप दिया? तो आंसर ए, ड्यूकर। ड्यूकर। भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है, तो आंसर डी है, चारित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, आंसर ए, उत्तेजना। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? तो आंसर सी, 17 यानी 17। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मक, ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर डी। आलोचना करना किस में आता है? तो यहाँ पर होता है मूल्यांकन में। संक्षिप्त एवं संगठित करना किस में आता है? तो आंसर सी है, संश्लेषण। अंतर तथा भेद करना किस में आता है? तो आंसर डी है, विश्लेषण। क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है, आंसर डी, आदतों का निर्माण। उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर है कार्टर वी गुड। कार्टर बी गुड। आंसर ए। परिकल्पना की स्थापना किस में की जाती है? तो वो आंसर सी है, प्रयोग में। एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया, आंसर ए, RCEM प्रणाली। यहाँ पर आंसर ए। रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया था? तो आंसर सी है, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। और इस यूनिट का अंतिम प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य के कार्य में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था? तो आंसर आता है इसमें सन 1956 में, सन 1956 में। आंसर ए। ये हमारी 2 यूनिट पूरी हो चुकी हैं, तीसरी यूनिट हमारी यहाँ पर होती है, इसको मैं आधा कराऊंगी ताकि आधा हमारी अगले इसमें वीडियो में आ सके। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा 3rd यूनिट का, विभिन्न पहलुओं का आकलन, इसका ये टाइटल है। इसका पहला क्वेश्चन है, IQ का सूत्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बता रखा है, यहाँ पर MA/CA और 100। तो यहाँ पर ये इसका IQ का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? तो आंसर है रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो आंसर सी है, MMPI। तीसरा है MMPI, ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है और बाकी तीनों प्रक्षेपी परीक्षण हैं। तो यहाँ पर आंसर सी है। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतया होता है, यहाँ पर आंसर सी है, नवाचारित। थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पर 7 इसमें
आंसर आता है सी। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें आंसर आता है अवसाद, पदार्थ का उपयोग और निद्रा विकार। तो तीनों आने हैं इसमें, तो आंसर हो गया डी। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो आंसर है वुडवर्थ, आंसर ए। बुद्धि के प्रकार हैं, तो यहाँ पर अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये तीनों तरह की बुद्धि होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर होता है डी। बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है, आंसर आता है इसका ए गाल्टन। बुद्धि लब्धि होती है, तो यहाँ पर मानसिक आयु और वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आता है ये। जो आपने यहाँ पर ये देखा था, तो ये पूरा इसका आंसर ये है। यहाँ पर IQ दे रखा है, यहाँ पर बुद्धि लब्धि दे रखी है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है ए। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो यहाँ पर आंसर आता है डी ऑप्शन 8। टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो आंसर आता है यहाँ पर श्रेष्ठ बुद्धि, आंसर सी। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? तो यहाँ पर ये कहा है स्टर्न, हमारा ऑप्शन है सी। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो वो है स्पीयरमैन, आंसर बी। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो आंसर बी है हमारा C.W. ऑलपोर्ट, आंसर है बी। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है? आंसर है ए, सामान्यतः लगभग 100, आंसर ए। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है, यहाँ पर आंसर बी, 5 उप परीक्षण। प्रतिभाशाली आते हैं यहाँ पर हमारे, तो डी में IQ अनुपात से देखते हैं तो 140 से ऊपर, IQ अनुपात 140 से ऊपर, आंसर है इसका डी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने था फ्रांसीसी, वो फ्रांसीसी था बिने जो है, आंसर सी। एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं, तो यहाँ पर सी है, ए और बी दोनों, तो वो है वृहद जनसंख्या के लिए इसके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें समय अधिक लगता है, तो ये दोनों इसमें आएंगे, तो यहाँ पर आंसर सी। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं, तो आंसर यहाँ पर आता है बी, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते, तो आंसर है इसका बी। CGPA का पूरा नाम है यहाँ पर, तो आंसर ए है कम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, आंसर है ए। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन है यहाँ पर आंसर बी गाल्टन का। बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है, यह कथन है स्पीयरमैन का। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन है टर्मन का, आंसर डी। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्मसमालोचना करने की क्षमता है, यह कथन है ए, आंसर है बिने। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा है? तो वो बी है, आंसर थर्स्टन। बुद्धि का स्रोत है, आंसर डी, अधिगम का परिणाम, आंसर डी। ये उपयुक्त सभी अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम और स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, तो ये तीनों आएंगे इसमें, तो आंसर हो गया ये डी। वेशलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? तो यहाँ पर भी सभी आते हैं, तो तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता का भी, वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता का भी और उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता का भी, तो ये तीनों आने हैं, तो आंसर हो गया डी। बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण अनुवांशिक विभिन्नताओं से होता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आर्थर जनसेन ने कहा है, तो ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो यहाँ पर अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि तीनों आने हैं, तो आंसर हो गया डी। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो वो बताए हैं 3। संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं, वो है डेनियल गोलमैन, आंसर ए। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर आंसर आता है बी, डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर, बी हमारा ऑप्शन। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वो आंसर आता है सी, फ्रांसिस गाल्टन ने।
अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह किसने कहा है? तो आंसर आता है ए, विलियम ईस्टन। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो आंसर आता है सी, मूर्त बुद्धि। किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? आंसर ए है, मूर्त बुद्धि। गायक बुद्धि किसे कहते हैं? तो वो आंसर आता है ए, मूर्त बुद्धि। तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो आंसर आता है ए, अनुवांशिक बुद्धि। ठोस बुद्धि कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर आता है बी, अर्जित बुद्धि। बुद्धि का दो खंड यानी कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर आता है बी, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर आता है बी, थॉर्नडाइक ने। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? आंसर आता है बी, 7। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर आता है सी, थर्स्टन ने। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में कारक है, आंसर आता है डी, यानी कि पहला है जी कारक, दूसरा है एस कारक और तीसरा है समूह कारक। तो ये तीनों इसमें आने हैं, तो आंसर हो गया डी। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर आंसर आता है डी, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? तो आंसर आता है बी, एस कारक ने। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है, आंसर आता है बी, जन्मजात कारक। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो आंसर आता है बी, बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का त्रिमिवीय सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर आता है सी, गिलफोर्ड ने। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आंसर आता है इसका बी, एस कारक। किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं? आंसर है ए, थॉर्नडाइक। किस सिद्धांत को परिमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो आंसर आता है सी, बहुतत्व सिद्धांत। खाली स्थान ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा है। तो आंसर आता है सी, स्पीयरमैन, यानी कि स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा है। तो आंसर है सी। और अंतिम प्रश्न हम इस वीडियो में लेते हैं। इसमें किसने बुद्धि की तुलना बालू के टीले से की तथा उन्होंने उसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया? तो आंसर आता है सी, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर हमने ये इस वीडियो को दो भागों में रखा है। आदि हमने इसको प्रश्नों को रखा है इस वीडियो में और आधे को रखेंगे कल जो आप दूसरी वीडियो लेंगे उसके अंदर, अगली वीडियो में। तो इस तरीके से हमारी ये पॉइंट भी पूरा प्रश्न पत्र जो है ये हमारा आने वाला है 2 वीडियो में। तो इसके लिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अगली वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको उस वीडियो का भी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आपके काम की है और आपको सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके काम की नहीं है, आपके कोई ऐसे परिचित हैं, दोस्त हैं या घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ पर दे रहे हैं, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ ये किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रश्न सब में वही होते हैं, उसी तरीके से होते हैं, बस आगे पीछे प्रश्न कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा इतना ही अंतर होता है, बाकी प्रश्न यहीं से आते हैं। इसलिए इसमें से 100% आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इसकी तैयारी करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। और मैं पहले भी आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले भी बोल चुकी हूँ कि यदि आपकी कोई हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो एक बार फिर से मैं रिपीट किए देती हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है मेरा 9760529776। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।